आज हम एक ऐसी कुंडली लेकर आए। इसमें हम देखेंगे कि आईएएस ये बनेंगे या नहीं। इनका सवाल अभी 15 दिन पहले आया था। इनकी उम्र अभी 22 वर्ष है केवल। तो जब इन्होंने ये पूछा कि क्या मैं आईएएस बनूंगा, तो मैंने कह दिया कि आप अपना बर्थ डिटेल भेज दीजिए, देख लेंगे बाद में। और मैंने बहुत हल्के में लिया, क्योंकि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके सपने बड़े ऊंचे होते हैं। कोई पूछता है क्या मैं अमिताभ बच्चन की तरह फेमस हो जाऊंगा, क्या मैं शाहरुख खान की तरह हीरो बन जाऊंगा, क्या मैं अरबपति बनूंगा। ऐसे सवाल होते हैं, इसलिए मेरा सोचना भी स्वाभाविक था। चलो ठीक है, पूछ लिया है, जवाब देंगे। इसके बाद जब मैंने कुंडली खोली और देखा तो मेरे वो पहले के जो विचार थे वो दूर हो गए। तो चलिए हम इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अभी उम्र तो बहुत कम है, 22 वर्ष की। अभी ये ग्रेजुएशन कर रही हैं, लगभग इनका ये लास्ट समय चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। इनसे मैंने पूछा कि क्या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है, कुंडली नहीं देखी थी तब। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना। चलिए, ये लग्न कुंडली है, ये नवांश कुंडली है और ये दशांश कुंडली है। सबसे पहले हमें लग्न और लग्नेश पर ध्यान जरूर देना है। लग्न लग्नेश का बलवान होना जरूरी है, प्रश्न कोई भी हो। और फिर जब प्रश्न आईएएस जैसी नौकरी का हो तब तो निश्चित रूप से देखना होगा, क्योंकि अगर लग्न लग्नेश कमजोर हैं थोड़ा, तो आदमी फिर भी नौकरी बिजनेस तो करता ही है। लेकिन जब बात बहुत ऊंचे लेवल की नौकरी अथवा बिजनेस का हो, तब लग्न लग्नेश का बलवान होना अपेक्षित है, जरूरी है। तो यहां पर धनु लग्न है गुरु की, कोई बैठा नहीं है, कोई भी ग्रह। यहां केवल मंगल की दृष्टि है, अन्य किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो क्या हम इसको कमजोर कहेंगे? नहीं कहेंगे। कारण दशम भाव में बैठे हुए 4 ग्रह, इनका केंद्रीय प्रभाव लग्न पर पड़ता है। किसी भी भाव से दशम भाव में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव उस भाव पर जरूर पड़ता है, उस भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी पड़ता है। इसे हम केंद्रीय प्रभाव कहते हैं। तो लग्न पर इन 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। और लग्नेश गुरु लग्न से दशम भाव में है, बहुत अच्छी जगह स्थित है। तो लग्नेश को भी हम बलवान कह सकते हैं। कितना बलवान, ये हम आगे देखेंगे। अब दशम भाव में ये जो 4 ग्रह बैठे, अब इसके अलावा यहां एक ग्रह शुक्र बैठा है नवम में, और अष्टम भाव में शनि और चंद्र बैठे। कुल मिलाकर सारे ग्रह इन्हीं 3 भाव में आ गए, 7 ग्रह। अब कहने के लिए लोग कह देंगे
ये सारे ग्रह केतु और राहु के बीच में हैं, तो लोग कह देंगे काल सर्प दोष है। और मैं आपको बता दूं, बहुत बार मैंने ऐसी पोस्ट डाली है, काल सर्प दोष एक मन गढ़ंत दोष है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो अब जो दशम भाव में ग्रह बैठे हुए, जरा इन पर निगाह डालिए कि कौन कौन से ग्रह हैं और किन भाव के स्वामी हैं। यहां से बात कुछ निकल कर आएगी। सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दीजिए, कुंडली में सबसे शुभ ग्रह त्रिकोणेश होते हैं, सबसे शुभ भाव त्रिकोण भाव होते हैं। त्रिकोण हमारी कुंडली में 3 होते हैं, लग्न पंचम नवम। तो इस दशम भाव में तीनों त्रिकोण एक साथ स्थित हैं। इससे ज्यादा शुभ योग और क्या होगा। और ये है भी सर्वश्रेष्ठ शुभ केंद्र दशम भाव। लग्न तो केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, तो अगर लग्न को हम अलग कर दें तो 3 केंद्र बचते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ शुभ केंद्र दशम भाव है, सेकंड नंबर में चतुर्थ भाव है और थर्ड नंबर में 7th हाउस है। इसी तरह त्रिकोण में अगर लग्न को छोड़ दे तो फिर 2 त्रिकोण बचते हैं, पंचम और नवम। नवम सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण है और फिर इसके बाद पंचम एक श्रेष्ठ त्रिकोण है। तो यहां लग्न पंचम नवम तीनों के स्वामी बैठे हुए। लग्न का स्वामी गुरु, पंचम का स्वामी मंगल और नवम का स्वामी सूर्य। और ये तीनों ही ग्रह आपस में मित्र ग्रह भी हैं। तो एक बात तो ये। अब दूसरी बात, लग्नेश गुरु पंचमेश मंगल के साथ राजयोग बना रहा है, क्योंकि ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्र विष्णु स्थान कहलाते हैं और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। तो गुरु और मंगल का राजयोग बन रहा है। फिर इसको ये गुरु लग्नेश गुरु जो केंद्र का स्वामी है और त्रिकोणेश सूर्य का भी राजयोग बन रहा है। यानी कि यहां पर गुरु मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों से अलग अलग 2 राजयोग बना रहा। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है। मंगल यहां पर सूर्य के साथ भी राजयोग बना रहा है। हालांकि दोनों त्रिकोणेश है, तो उतना अच्छा ना सही, पर प्रबल धन योग तो फिर भी आप कह सकते हैं कि मंगल सूर्य के साथ भी प्रबल धन योग का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से फिर बुध को ले लीजिए। बुध केंद्र का स्वामी है, दशम भाव का। तो दशम भाव का स्वामी बुध मंगल के साथ, त्रिकोणेश मंगल के साथ राजयोग बना रहा। और सबसे अच्छा राजयोग बुध और सूर्य का बन रहा है, क्योंकि सूर्य सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण का स्वामी है, बुध सर्वश्रेष्ठ केंद्र का स्वामी है। यहां पर बुध अपनी उच्च राशि में भी स्थित है। तो सूर्य और बुध का राजयोग, ये सर्वश्रेष्ठ राजयोग यहां पर बन रहा है। तो दशम भाव में कई राजयोग बन रहे हैं। तो दशम भाव बहुत बलवान हो गया है और ऐसे बलवान
ग्रहों का, ऐसे राजयोगों का प्रभाव, केंद्रीय प्रभाव लग्न और लग्नेश दोनों पर पड़ रहा है। तो इसलिए अब लग्न और लग्नेश को हम बलवान कहेंगे। सूर्य तो आप सभी जानते हो राजा और आज के संदर्भ में सरकार। सूर्य सरकार का कारक है और सूर्य बॉस का कारक है, उच्चाधिकारी। इसके अलावा यहां पर मंगल बैठा है। मंगल भी शुभ भाव का स्वामी है। मंगल सेनापति है, कैप्टन है। तो यदि मंगल बलवान है तो फिर मंगल भी छोटी मोटी नौकरी नहीं देता है। इसके अलावा गुरु, गुरु ज्योतिष में जो ग्रहों की मंत्री परिषद है वहां ये गुरु प्रधानमंत्री कहलाते हैं। यहां गुरु भी बलवान है, ठीक है। तो यदि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो यहां गुरु भी उच्च पद दिलाते हैं। इसके अलावा ये जो राजयोग इतने ढेर सारे बन रहे हैं और दशम भाव में ये भी बता रहे हैं कि बहुत ऊंची पोस्ट होगी। तो फिर अगर इस लड़के ने पूछा है कि क्या मैं IAS बनूंगा, तो फिर कहना पड़ेगा कि हाँ IAS बनेंगे। बस ये तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी बाकी है, वो है दशाओं का। ज्योतिष में दो चीजें होती हैं, ग्रह योग और दशाएं। दोनों को उचित समय पर हमें वो दशाएं भी आनी चाहिए। इसके अलावा IAS जैसी जो पोस्ट हैं, IAS हो या PCS हो या कोई बहुत अच्छा ऊंचे दर्जे का बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, इनके लिए अष्टम भाव भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहां पर अष्टमेश चंद्रमा अष्टम भाव में ही स्थित है। अब आप कहेंगे शनि पीड़ित कर रहा है। शनि यहां पर 2 अंश का है और चंद्रमा यहां 24 अंश का है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चंद्रमा अपनी स्वराशि में स्थित है, तो इसलिए चंद्रमा यहां बलवान है। और शनि यहां वर्गोत्तम है और धन भाव का स्वामी है और धन भाव को देख रहा है। चंद्रमा भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है धन भाव को। धन भाव केवल धन भाव नहीं, ये सिंहासन का भाव। जब हम कैरियर की बात करते हैं तो फिर ये शब्द भी प्रयोग में लाया जाएगा। ये सिंहासन का भाव है, ये जन समूह का भाव है। अष्टम भाव जन समूह का भाव है। और जो ये उच्चाधिकारी होते हैं IAS PCS, इनका संबंध जन समूह से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कलेक्टर है जिले का, तो पूरे जिले की जो जनता है, जन समूह है, उनसे इनका वास्ता पड़ता ही रहता है। तो ये जन समूह का भाव है। और शनि और चंद्र दोनों ही जनता के कारक ग्रह हैं, दोनों ही जनता के कारक ग्रह। तो यहां पर शनि और चंद्रमा को आप बुरा नहीं कह सकते हैं, बल्कि अच्छा कहना होगा। अब इसके अलावा शुक्र, एक ग्रह यही बरबसता है, शुक्र। शुक्र वैसे तो धनु लग्न की कुंडली में
दो बुरे भावों का स्वामी होता है, अकारक होता है छठे भाव का और छठे से छठे भाव का, तो क्रूर हो जाता है। लेकिन केवल इतना, ये केवल एक फैक्टर है, आगे भी तो देखिए। अब उसकी स्थिति क्या है, तो ये सबसे शुभ भाव में स्थित है, त्रिकोण में सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण, तो बहुत अच्छी जगह स्थित है। फिर इसके अलावा क्या ये पीड़ित है? नहीं, ये किसी से भी पीड़ित नहीं है। राहु और केतु की पांचवी और नौवीं दृष्टि मैं नहीं मानता हूं, तो ये शुक्र किसी से भी पीड़ित नहीं है, पाप कर्तरी में भी नहीं है, अपनी इस राशि से शुभ भाव में गया है, चतुर्थ में, यहां से चतुर्थ में गया है, यह नौकरी का भाव है। क्योंकि पीड़ित नहीं है, किसी अन्य को पीड़ित नहीं कर रहा है, तो हम यहां इसे बुरा कैसे कहेंगे? और फिर इसके अलावा जो ये छठा भाव है, ये भी पीड़ित नहीं है, तो यहां पर शुक्र, हम ये नहीं कह सकते कि ये रोग देगा या चोट देगा या चोरी करवाएगा या कोर्ट केस करवाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो फिर क्या कहेंगे? अच्छा फल करेगा इस भाव का। तो इस भाव के अच्छे कारकत्व तो क्या है? नौकरी है, प्रतियोगिता है। फिर ये चूंकि कोर्ट केस से संबंधित भाव है, तो न्यायपालिका से संबंधित नौकरी हो सकती है। तो शुक्र यहां पर अच्छा है, त्रिकोण में स्थित है, किसी से भी पीड़ित नहीं है, और इस राशि से भी एकादश भाव में बैठा है, लाभ भाव में, यानी इस राशि के लिए भी ये अच्छा है। स्वयं एकादश भाव का स्वामी है और एकादश भाव से एकादश भाव में है, तो लाभ के लिए, अर्निंग के लिए ये अच्छा है। शुक्र के बारे में आप सभी जानते होंगे कि शुक्र एक लग्जरियस ग्रह है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, लग्जरी देता है। लग्जरी आती कब है? जब आपके पास में धन अच्छा होगा। और धन कब अच्छा होता है? जब या तो आप अच्छे ऊंचे दर्जे के व्यापारी होंगे अथवा ऊंची पोस्ट पर होंगे। इसलिए शुक्र शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो प्रशासनिक सेवा में ले जाता है। मेरे पिछले वीडियो देखिए आप, प्रशासनिक सेवा से संबंधित, अभी कुछ दिनों पहले भी, 15-20 दिनों पहले भी दिया गया है, इसके पहले भी दिया गया है, तो प्रशासनिक सेवा से संबंधित कई वीडियो हैं। तो शुक्र भी यहाँ पर अच्छा है। और नवम भाव ये केवल भाग्य का भाव नहीं है, इसे राज्य कृपा का भाव कहते हैं। दशम भाव राज्य का भाव है, नवम भाव राज्य कृपा का भाव है, गुरु राज्य कृपा का कारक है, सूर्य राज्य का कारक है। तो हमने यहां पर अभी तक केवल योग देखा है। ये कुंडली बहुत ऊंचे दर्जे की, बहुत बलवान है। तो योग है। अब ये योग फलित कब होगा, हमें ये देखना है। अभी इनकी उम्र 22 वर्ष, अभी ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी 1-2 महीने में फ्री हो जाएंगे। शुक्र की महादशा चल रही है। अभी हमने शुक्र की बात की, शुक्र अच्छा है, शुक्र की महादशा चल रही है। और राहु की अंतरदशा अभी शुरू हुई है 21 जून को, पिछले महीने 21 जून को राहु की अंतरदशा शुरू हुई है। राहु के बाद राहु की अंतरदशा 3 वर्षों की होगी, फिर गुरु लगभग 2.5 वर्षों की होगी, गुरु के बाद फिर शनि की 3 वर्षों की होगी, फिर बुध की 3 वर्षों की होगी, फिर केतु की लगभग 11। तो अभी शुक्र की महादशा के लिए बहुत समय बचा हुआ है। और शुक्र यहां मैंने
बताया कि बहुत अच्छा है। शुक्र अर्निंग हाउस का लॉर्ड है और आय भाव का है, और वहां से आय भाव में बैठा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि शुक्र अपनी महादशा में आय देगा, यानी नौकरी देगा। अब शुक्र की महादशा को हम छोड़ देते हैं, शुक्र की महादशा तो लंबी है, हमने देख लिया शुक्र आय भाव का स्वामी है और वो उसको देना है। नहीं भी होता तो भी, क्योंकि अब किसी की महादशा इतनी लंबी है तो क्या अगर वो नहीं बता रहा है तो क्या उसे नौकरी बिजनेस नहीं मिलेगा, भूखा मर जाएगा? ऐसा नहीं है। छोटे पीरियड के लिए हम अंतरदशानाथ को देखते हैं। अंतरदशानाथ का फल प्रमुख होता है, प्रमुख फल अंतरदशानाथ के होते हैं, तो आपको अंतरदशानाथ को देखना है और फिर इसके बाद प्रत्यंतर दशानाथ को। तो अंतर और प्रत्यंतर दशानाथ, तो पहले अंतरदशानाथ। तो अब राहु की अंतरदशा इसी 21 जून से शुरू हुई है। क्या राहु इनको नौकरी देगा? क्योंकि अभी 3 वर्ष की दशा है। कब तक है? 21 जून 2029 तक, 29 तक। क्या राहु इनको नौकरी देगा? हमें ये देखना है। चलिए हम राहु के बारे में देखते हैं। राहु पंचम भाव त्रिकोण में है, अच्छा है, अच्छे भाव में बैठा है। अब राहु पर किसकी दृष्टि है? मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। इसके पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं, राहु चूंकि पंचम भाव में बैठा, राहु केतु की अपनी राशियां होती नहीं, तो राहु केतु राशि स्वामी का फल करते हैं, जो उनका राशि स्वामी। यहां मंगल राशि स्वामी, तो अब मंगल की एक राशि पंचम में है, दूसरी द्वादश में है, इन दोनों का फल राहु करेगा। मंगल बैठा दशम में है, तो अब राहु दशम का भी फल करेगा। तो यहां पर ऐसा दिखता है कि राहु नौकरी दे सकता है, क्योंकि राशि स्वामी दशम भाव में स्थित है, तो नौकरी दे सकता है। अब इस पर मंगल की दृष्टि राशि स्वामी की दृष्टि है, लेकिन मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। कोई भी क्रूर ग्रह हो, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं होती। तो मंगल यहां राहु को पीड़ित कर रहा है। मंगल है भी द्वादश भाव का भी स्वामी, ठीक है कि उसकी मूल त्रिकोण राशि यहां, और राहु का परम शत्रु भी है मंगल, और मंगल की दृष्टि राहु पर, राहु पीड़ित होता है। शनि, शनि का ये मित्र है, किंतु इसकी दृष्टि भी बुरी होगी, और वैसे भी ये धनु लग्न की कुंडली में शनि बुरा होता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है, ठीक है, हम तटस्थ मान लेते हैं, लेकिन तृतीय भाव पूर्व भाव का स्वामी बन गया है, इसलिए इसकी दृष्टि बुरी ही होगी। इसकी दृष्टि भी राहु पर है। राहु 2 ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। तो अभी जो हमने कहा कि राहु नौकरी दे सकता है, हम अभी उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम आगे थोड़ा और देख लेंगे। अच्छा, शुभ ग्रह की किसी की भी दृष्टि राहु पर नहीं है। नवांश, अब नवांश कुंडली में राहु दशम भाव में चला गया है। यहां तो इसका राशि स्वामी दशम में था, यानी दशम से इसका संबंध बन रहा था। यहां तो ये दशम भाव में बैठ ही गया है, यहां फिर दशम भाव से इसका संबंध बन गया। यहां भी ये उम्मीद जगाता है कि राहु नौकरी दे सकता है। अब इसका जो राशि स्वामी है वो तो द्वादश में चला गया, ये ठीक नहीं हुआ। चलिए खैर, और अब इस पर किन ग्रहों की दृष्टि है? तो
किसी भी ग्रह की दृष्टि राहु पर नहीं। राहु एक बुरा ग्रह है, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नवांश कुंडली। और अब दशांश कुंडली में देखते हैं। दशांश कुंडली में राहु इसी मिथुन राशि में है और द्वितीय भाव में है, और यहां पर अब दशांश कुंडली में दशमेश कौन है? शनि है। तो शनि से कोई संबंध नहीं बन रहा है और न शनि की राशि में बैठा है। हाँ, राहु पर सूर्य एवं शुक्र की दृष्टि जरूर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि, सूर्य तो खैर शत्रु है, शुक्र को आप अच्छा मान सकते हैं, बैठा ठीक जगह है, धन भाव में है, अच्छी जगह है, लेकिन यहां हमें इतना प्रबल नहीं दिखाई पड़ा। फिर भी हम यहां राहु को लिख लेते हैं। और क्योंकि यहां पर राहु दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। यहां दशम भाव से संबंध बना कि क्यों, लेकिन इसका राशि स्वामी द्वादश में चला गया और यहां भी इस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। नवांश लग्न के बाद नवांश कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व है, वर्ग कुंडली का महत्व कम है। अब लग्न कुंडली में धन भाव में बैठा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब सूर्य की दृष्टि से पीड़ित है। दूसरी तरफ शुक्र की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, हम सूर्य की दृष्टि को हटा देते हैं। एक शुभ ग्रह की दृष्टि है एक, लेकिन अन्य कोई बहुत शुभता प्राप्त नहीं हो रही है। दशम भाव दशमेश आदि से कोई संबंध नहीं है, यहां भी कोई शुभता नहीं प्राप्त हुई, यहां भी कोई शुभता प्राप्त नहीं। फिर भी हम इसको लिख लेते हैं और इसको हम अभी 50% में रखते हैं, क्योंकि राहु का संबंध लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में दशम भाव से बन रहा है, तो ये नौकरी दे सकता है, अभी हम ये मानकर चलेंगे। अब इसके आगे राहु की अंतरदशा 3 वर्ष की है, इसके बाद गुरु की अंतरदशा आएगी। चलिए गुरु के बारे में हम देखते हैं, गुरु कैसा है। गुरु लग्नेश है, सबसे शुभ ग्रह इस कुंडली का, और सबसे शुभ भाव में बैठा है। ये अस्त नहीं है, मंगल अस्त है, बुध अस्त है, लेकिन गुरु अस्त नहीं। ये डिटेल आपको दिया हुआ है, आप कुंडली बना सकते हैं। तो गुरु अस्त नहीं और बहुत शुभ भाव में बैठा, तो गुरु यहाँ बहुत अच्छा है, और गुरु यहाँ राजयोग बना रहा है। ये बहुत सकारात्मक बात है। गुरु राजयोग बना रहा है, दशम भाव में बैठा है, आजीविका के भाव में, नौकरी के भाव में, तो गुरु तो यहाँ बहुत शानदार है। अब इसके अलावा शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, यानी कि गुरु शनि से पीड़ित हो रहा है। इतना हमने देखा कि गुरु बलवान है, लग्नेश है, सर्वश्रेष्ठ केंद्र में स्थित है, राजयोग, कई राजयोग बना रहा है, सभी त्रिकोण के स्वामियों का साथ है। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट मिला कि शनि की दृष्टि पड़ रही है। चलिए अब इसको नवांश में, नवांश में गुरु अपने ही नवांश में गया, अपनी ही राशि में गया, मीन राशि में, यानी कि ये गुरु अब लग्न कुंडली की बजाय यहां और बलवान हो गए। हालांकि उससे ज्यादा बलवान, लग्न कुंडली से ज्यादा बलवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो राजयोग बना रहा था। दूसरी बात, वहां लग्नेश था, यहां लग्नेश नहीं है। लेकिन स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है।
मीन राशि में अपने ही नवांश में गया है। अच्छा, ये जो मीन राशि है ये चतुर्थ भाव की राशि है, यहां पर बैठा है और यहां से ये दशम भाव को देख रहा है। ये दशम भाव की राशि है, तो यहां से ये दशम भाव को देख रहा है, यानी कि यहां भी इसका संबंध दशम भाव से था और यहां भी इसका संबंध दशम भाव लग्न कुंडली के दशम भाव की राशि से बन रहा है। हालांकि यहाँ ये जो दशम भाव नवांश कुंडली का या दशमेश, उससे इसका संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन ये बलवान नवांश कुंडली में बलवान है। अच्छा, अब दशांश कुंडली में देखते हैं। दशांश कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में स्थित है, फिर दशम भाव को देख रहा है। यहां फिर से दशम भाव पर उसकी निगाह है और इस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और अच्छी जगह बैठा हुआ है, केंद्र में है। और ये जो राशि है ये नवम भाव की राशि, त्रिकोण की राशि, तो बहुत अच्छी जगह बैठा और दशम भाव को देख रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे, शुक्र में गुरु क्या नौकरी दे सकता है? चलिए अब इसके आगे भी देखें। यहां पर राहु को हमने 50% दिया और यहां गुरु को क्या कहेंगे आप? गुरु के बाद शनि की अंतर्दशा आएगी। अभी आप गुरु को छोड़ दीजिए थोड़ा सा, गुरु के बाद शनि की अंतर्दशा आएगी। थोड़ा शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ स्थित है। इसका दशम दशमेश से कोई संबंध नहीं है और इस कुंडली का एक बुरा ग्रह है। नवांश कुंडली, नवांश कुंडली में ये पंचमेश तो बन गया, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में और ये एकादश में स्थित है। यहां भी इसका संबंध दशम अथवा दशमेश से कहीं भी नहीं बन रहा है और यहां तो सूर्य के द्वारा पीड़ित भी हो गया है नवांश कुंडली में। दशांश कुंडली में ये दशमेश बन गया। दशांश कुंडली में बहुत शानदार नवमेश और दशमेश है, लाभ भाव में बैठा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये वर्ग कुंडली है और इस पर मंगल की दृष्टि है, अन्य किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल से पीड़ित हो रहा है, मंगल से ये पीड़ित हो रहा है। अब 50% महत्व इसका होता है लग्न कुंडली का, 40% नवांश कुंडली का और 10% दशांश कुंडली का। तो यहां हम देखते हैं कि शनि नौकरी नहीं दे रहा है, तो कितने समय तक उसको आप लटका कर रखेंगे? यहां गुरु तो बहुत अच्छा है, गुरु यहां तो कहना ही क्या है, फिर गुरु यहां अपने नवांश में गया, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप राशि तुल्य नवांश कुंडली बनाएंगे तो ये दशम भाव को देख रहा है। इस यहां पर अगर आप दशांश कुंडली में, तो ये फिर दशम भाव को देख रहा है और त्रिकोण की राशि में स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहां पर गुरु बहुत अच्छा है। तो अब हम राहु को जो 50% दिया था इसे हम कैंसिल करते हैं और शनि को भी कैंसिल करते हैं। शनि के बाद बुध की अंतर्दशा आएगी, बुध वक्री है, नहीं अस्त है, दशमेश तो है, यहां भी दशमेश है, यहां भी दशमेश, किंतु अस्त है और ये बुध दो ग्रहों से पीड़ित है। मंगल घोर शत्रु है बुध का, तो मंगल भले ही राजयोग यहां बना, तो मंगल से पीड़ित है और शनि से पीड़ित है। यहां ये द्वादश भाव में चला गया है और ये जो द्वादश भाव है ये केवल नवांश कुंडली का द्वादश भाव नहीं है, ये लग्न कुंडली में
दशम से भी द्वादश भाव की राशि है, तो ये द्वादश में चला गया है और फिर मंगल के द्वारा पीड़ित है। दशांश कुंडली में अगर देखते हैं तो बुध फिर दशम से द्वादश भाव में स्थित है और पीड़ित तो नहीं, लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो यहां हमने क्या देखा? हमने देखा कि राहु, गुरु, शनि, बुध, अब मैंने लगभग 12 वर्ष की दशाएं बता दिया है। इनमें से केवल गुरु एक ऐसा ग्रह है जो इन्हें नौकरी दे सकता है। तो यहां पर गुरु की अंतर्दशा ही इन्हें नौकरी देगी। शुक्र में गुरु, अब गुरु की अंतर्दशा 2.5 वर्षों की होती है। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अब मैं प्रत्यंतर दशा के लिए ऐसा नहीं बताऊंगा जैसा अभी मैंने अंतर्दशा के लिए बताया है। तरीका वही है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मैं यहां संक्षेप में बता देता हूं, ये मैंने लिखा भी है यहां पर। शुक्र में गुरु की अंतर्दशा 21 जून 2029 से शुरू होगी और 21 फरवरी 2032 तक रहेगी। तो 21 फरवरी 32 के अंदर अंदर इनको नौकरी मिल जाएगी। कौन सी? IAS की, और कोई नहीं। बहुत बहुत ज्यादा बलवान है। दशम भाव, दशमेश, लग्न, लग्नेश और कई राजयोग यहाँ बन रहे हैं। नवम भाव भी बलवान है। तो ये IAS की ही नौकरी मिलेगी इनको और 21 फरवरी 32 के पहले मिलेगी। और प्रत्यंतर दशा होगी सूर्य की 23 मार्च 2031 से लेकर 11 मई 2031 के बीच में, यानी मार्च के 7 दिन, अप्रैल के 30 दिन, 37 दिन हो गए और मई के 11 दिन यानी 48 दिन का ये समय है। 48 डेज का समय है, 2.25 महीने का। इस समय ये नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। एक वीडियो मार्च 2025 में मैंने दिया था, उस वीडियो का थंबनेल है रेलवे में नौकरी। उस वीडियो को जाकर देखिए। मैंने उसमें कहा था कि 1 जुलाई 2026 या इसके बाद आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। गवर्नमेंट सर्विस 7 जुलाई को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब इसका प्रेडिक्शन दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत दूर है। अभी मुझे लगता नहीं है कि मैं दोबारा इनकी कुंडली का विश्लेषण कर सकूंगा, लेकिन आप लोगों को बताया है, समझाया है। यदि आप लोग समझ गए तो खुद भी आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सभी को नमस्कार।